हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम देखेंगे एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी को पता है, एनसीईआरटी के हम 3000 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। पूरे 3000 क्वेश्चन की श्रृंखला कंटिन्यू कर रहे हैं और ये 3000 क्वेश्चन आपकी 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी की बुक से हैं। और आज की क्लास में आप देखेंगे साइंस, वो भी जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। और आपको बता दें, ये एनसीईआरटी का 17वां वीडियो है। पूरे 16 वीडियो की प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो वो पूरे 16 वीडियो जाकर के देख लेंगे। और आप सभी को बता दें, आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, उसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चैनल पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी, क्रिएटिविटी आपको दिखेगी। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है? मिक्सिडिमा, वर्णांधता, अतिरिक्त स्राव रोग, अरंजकता। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, मिक्सिडिमा। ऑप्शन ए सही होता है, मिक्सिडिमा। ये आनुवांशिक विकार नहीं है, जेनेटिक डिजीज नहीं है। इसके अतिरिक्त ये सभी तीनों ऑप्शन जो है ये आनुवांशिक विकार हैं। फिर मिक्सिडिमा है क्या? ये मिक्सिडिमा थायरॉक्सिन, ध्यान दीजिएगा, थायरॉक्सिन लिख लीजिए। थायरॉक्सिन हार्मोन के कम स्रावण के कारण होता है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम स्रावित होता है, जितनी इसकी मात्रा होनी चाहिए उससे कम स्रावित होता है, तो मिक्सिडिमा नामक विकार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होता है 4%। ऑप्शन बी सही होता है 4%। ये आपको देखिए, ऑप्शन मैक्सिमम बच्चों ने ए ऑप्शन चूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिटेल में बताते हैं, मनुष्यों और जीव जंतुओं द्वारा श्वसन की प्रक्रिया में जो वायु का संगठन होता है वो कितना होता है, आपको बताते चलते हैं। देखिए, अंतः श्वसन के दौरान ऑक्सीजन जो ली जाती है वो है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और उच्छ्वास के दौरान ऑक्सीजन जो होती है 17% और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। तो आपको बताया मैंने, जो छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत यही पूछा गया है। कभी ऑक्सीजन पूछा जाए तो 17%। आप लोगों ने जो रिप्लाई किया ये है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन का परसेंट हम पूछें तो दोनों की केस में 79% होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का परसेंट मैंने बताया। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रिस्पिरेशन, श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी है या उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है? तो ये है एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, क्या आप लोग बता सकते हैं? चलिए, नहीं बता सकते तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट में पूछिएगा। बहुत ही आसान से, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो से अगर आप मतलब निकालेंगे, इंडो से मतलब निकालेंगे, तब भी बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है। भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है बी, नाइट्रेट। ब्लू बेबी शब्द का हिंदी में मतलब होता है हृदय रोग से ग्रस्त शिशु, ठीक है। हिंदी में मतलब अगर हम निकालें तो इसका मतलब होता है हृदय रोग से ग्रस्त शिशु। इस रोग में नवजात शिशु के पैरों, मुंह व सिर पर नीलिमा दिखाई देती, पूरा नीला हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नवजात शिशुओं को ऐसा प्रदूषित जल पिला दिया जाता है जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है। और कितनी अधिक होती है?
इसका एक पैरामीटर है, एक मानक है इसका। तो मानक 45 मिलीग्राम पर लीटर। अगर 1 लीटर में 45 मिलीग्राम से अधिक नाइट्रेट है तो इसे कहा जाता है कि ऐसा प्रदूषित जल, यानी कि जब इससे ज़्यादा मात्रा हो जाती है जल प्रदूषित हो जाता है। नाइट्रेट जब हमारे आंतों तक पहुंचता है तो आंत में जो माइक्रोबियल फ्लोरा होता है उसके माध्यम से नाइट्राइट में एवं नाइट्राइट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके मेथेमोग्लोबिन बनाता है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है। चलिए, यहाँ से हमें लगता है कि आपको बात समझ नहीं आई। यहाँ तक बात समझ में आई। नाइट्रेट शरीर में गया, नाइट्रेट जब शरीर में जाता है तो यहाँ पर जब लास्ट में अमाशय से होते हुए आंत में जाता है तो आंत में कुछ छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, ठीक है, माइक्रोब पाए जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं, जो नाइट्रेट यहाँ पर गया होता है इसे किस में बदलते हैं, नाइट्राइट में। ध्यान दीजिएगा, नाइट्राइट में, ठीक है। और यही नाइट्राइट हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है, रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इससे क्रिया करने के बाद क्या बनाता है, मेथेमोग्लोबिन बनाता है, मेथेमोग्लोबिन बनाता है। ये क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन का प्रवाह रोक देता है, ऑक्सीजन का प्रवाह सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो शिशु का जो शरीर होता है वो पूरा नीला पड़ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। तो एक बार जल्दी से फटाफट से जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं ऑनेस्टी के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है उसे क्या कहते हैं। छोटी आंत में ऐसे 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 एक हिस्सा बना होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, तो उसे क्या कहते हैं। वुमेन्स कैप्सूल, सीलिया, विलाई, एल्वोलाई। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, विलाई कहा जाता है। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा, विलाई कहते हैं, ठीक है। छोटी आंत आहार नाल का हिस्सा है। आहार नाल मुख गुहा से स्टार्ट होकर के मल द्वार तक ये पूरा आहार नाल होता है। तो छोटी आंत भी आहार नाल का हिस्सा होती है। मनुष्य में छोटी आंत के अंदर विलाई पाई जाती है, ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया उंगलियों के समान संरचना होती है। ये भोजन के पाचन के उपरांत जो पोषक तत्व मिलते हैं उसको सोख कर शरीर के विभिन्न अंगों को पहुंचा देती है। जैसे जो भोजन के पोषक तत्व होते हैं उसे सोख लेती है और विभिन्न अंगों को ये पहुंचा देती है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर है, हाइपोकैलीमिया किस की कमी के कारण होता है। हाइपोकैलीमिया किसकी कमी के कारण होता है। आयरन, आयोडीन, पोटेशियम या सोडियम। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, पोटेशियम की कमी के कारण होता है। सभी क्वेश्चन एकदम से यूनिक मिलेंगे, अलग मिलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। इतना सपोर्ट आप लोग ज़रूर कीजिए। अगर हम आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो थोड़ी सी आप ज़रूर करिए। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है। शरीर में पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलीमिया नामक रोग होता है। और आमतौर पर ये रोग तब होता है जब भोजन में पोटेशियम की कमी होती है। पोटेशियम का संकेत के से लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पोटेशियम की कमी होने पर यह शरीर का पोटेशियम जो मूत्र या आंतों के द्वारा बाहर निकल जाता है, तब की कंडीशन में ये हाइपोकैलीमिया रोग होता है, ठीक है। और इस रोग का लक्षण क्या है, कमजोरी आती है, ऊर्जा की कमी होती है, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, पेट में गड़बड़ी होती है और अनियमित दिल की धड़कन हो जाती है और असामान्य EKG, ये सभी इसमें सिम्टम नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन, ल्यूटिनकारी हार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन।
पैराथायरॉयड हार्मोन। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन। ऑप्शन ए सही होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में बौनेपन का रोग होता है। हमारे गले में सामने की ओर सांस नली के ऊपर थायराइड नाम की ग्रंथि स्थित होती है। ठीक है, ऐसे तो इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, इसी में थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है और ये हार्मोन सारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, उपापचय को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिज्म उन प्रक्रियाओं को कहते हैं जिससे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। शॉर्टकट में आप ये जानते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया? वैक्समैन, मार्क कैंडल, जोनास साल्क या फिर पॉलिंग ने? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, मार्क कैंडल ने। नैनो पैच का आविष्कार, देखिए पोलियो टीका का आविष्कार और उसके लिए नैनो पैच का आविष्कार दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले नैनो पैच के बारे में जानिए। तो पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार मार्क कैंडल ने किया। मार्क कैंडल ने बताया कि नैनो पैच के माध्यम से टीका लगाने से या मांसपेशियों के बजाय, जो मांसपेशियां हैं उनके बजाय ये त्वचा के बाहरी परत में मौजूद इम्यून सेल को सीधा निशाना बनाता है। यानी कि जो बाहर की जो हमारी स्किन होती है उसमें जो इम्यून सेल होती हैं, प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं, उसी को निशाना बनाता है और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। जो पोलियो के लिए ज़रूरी होता है उस प्रतिरक्षा तंत्र को ये मजबूत करता है। ये मांसपेशियों में ना जा करके यही स्किन के बाहरी परत पर ही अपना काम करता है, इसलिए यह आम टीकों से ज़्यादा असरदार है। तो ये नैनो पैच का आविष्कार मार्क कैंडल ने किया। और पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो पोलियो वैक्सीन की खोज की जॉन शाल्क ने। ठीक है, जॉन साल्क हैं ये, कहीं कहीं पे शाल्क भी लिखा रहता है लेकिन ये साल्क ही है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, सभी बहुत ही डिफरेंट, जितने क्वेश्चन आप लोग डेली देख रहे हैं उससे अलग हम सीरीज़ एकदम से चला रहे हैं, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन ना पाएँ जो आप देखे ना हो या फिर जो आप किए ना हो। अगर आप वनडे एग्ज़ाम टारगेट के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत यहाँ पर हम हूँ हल्ला नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा तामझाम दिखावा नहीं कर पाते हैं, तो जैसा कि सभी लोग करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को समझ पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? ऑप्शन यहां पर कौन सा सही होगा? क्लेमाइडिया, गोनोरिया, टाइफस या हेपेटाइटिस बी? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है सी, टाइफस। टाइफस ये यौन संचारित रोग नहीं है, ये ज्वर है। टाइफस फीवर है, ये एक प्रकार का रोग है जो अचानक प्रारंभ हो जाता है। इस ज्वर के जो लक्षण है, सिर दर्द है, सर्दी लगना है, ज्वर शरीर में पीड़ा हो जाती है, ये सभी। अन्य सभी यौन संचारित रोग हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला है, क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? और आप सभी को बता दें, ये जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम करवाते हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। क्यों बुखार? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी, कॉक्सियला वर्नेटी के द्वारा ये बुखार होता है। क्यों बुखार एक प्रकार का संक्रमण है जो कि कॉक्सियला वर्नेटी जीवाणु है। ये जीवाणु का नाम है बैक्टीरिया। ये मनुष्यों में जानवरों जैसे भेड़, बकरी, मवेशी के द्वारा फैलता है। ये मनुष्यों में जानवरों के द्वारा फैलता है। तो जानवरों में कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है, भेड़ हुआ, बकरी हुआ और मवेशी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में
त्रिज्या अस्थि स्थित है? त्रिज्या अस्थि, रेडियस बोन, रेडियस बोन। कलाई में, जबड़े में, जांग में या फिर पैर में? ऑप्शन ए सही हो जाता है, कलाई में। मनुष्य के शरीर में जो वयस्क हैं पूरी कितनी हड्डियां पाई जाती है? वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 206 पाई जाती हैं। और जो त्रिज्या अस्थि है, रेडियस बोन, ये पाई जाती है कलाई में। ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मांसपेशीय कंकालीय प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है? ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति। कायरोप्रैक्टिक लिख देते हैं इंग्लिश में, कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति। मांसपेशीय कंकाली तंत्र, मुख्यतया मांसपेशीय कंकाली तंत्र, मुख्यतया ये मेरुदंड, इसके यांत्रिक विकारों के निवारण, निदान या उपचार के लिए कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यह एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जिसकी मान्यता है कि इन विकारों के होने पर तंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं जन्म लेती हैं। तो बस एक टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन है कि मतलब ये जो निदान और उपचार होता है उसे क्या कहा जाता है, उसके लिए एक टर्म है, तो उसे कहा जाता है कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज गामा ग्लोब्यूलिन, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एसिटालोप्राम या फिर पेरोक्सिटाइन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है हमारा, गामा ग्लोब्यूलिन। ये गामा ग्लोब्यूलिन मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों के रक्त प्लाज्मा में, रक्त होता है तो रक्त में जो तरल पदार्थ होता है वो प्लाज्मा है, तो रक्त प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोब्यूलिन का एक वर्ग है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के भाग के रूप में कार्य करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को तगड़ा करने का काम करता है। तो इसमें अधिकांश एंटीबॉडी शामिल रहते हैं। इसका प्रयोग प्रतिरक्षात्मक रोगों के इलाज के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं यानी कि एंटीबॉडी को बनाता है, जिससे कि कोई भी एंटीजन यानी कि कोई भी चीज़ अगर अटैक करती बाहर से, बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी, तो यहाँ से अंदर से एंटीबॉडी का निर्माण करती है। जब भी बाहर से कोई भी चीज़ अटैक करती है, अगर हमारा शरीर एंटीबॉडी बना ले रहा है तो समझिए रोग से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में है। अगर यही एंटीबॉडी नहीं बन पा रही है तो हम इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं जो बाहर से अटैक करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, अंडे की सफेदी में प्रोटीन मौजूद होता है जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है। वो कौन सा विटामिन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन अंडे की सफेदी में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है। और आपको बता दें, मनुष्य में एल्ब्यूमिन लीवर के द्वारा बनाया जाने वाला प्रोटीन है और मुख्य रूप से ये कहाँ पर पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? नस को, ऊतक को, त्वचा या हड्डी को? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, त्वचा को। रोजेशिया मुहासे का बिगड़ा हुआ रूप है जो मध्यम आयु की गोरी त्वचा वाली महिलाओं को ज़्यादा होती है। तो महिलाओं में यह हार्मोन के असंतुलन, प्रेगनेंसी, इन सभी की वजह से होता है।
और इसके अलावा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर तनाव में या धूम्रपान आदि की वजह से भी ये समस्या उत्पन्न होती है। तो जो रोजेशिया है ये बीमारी है त्वचा की, इतना जानते रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। एक बार फटाफट से जल्दी से कर लेते हैं रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग। आ जाते हैं रिवीजन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है मिक्सेडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग कितना होता है? विकल्प आपका बी सही हो जाता है 4%। नेक्स्ट है, भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है क्या कहलाता है? ऑप्शन सी सही होता है विलाई कहलाता है। हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया किसकी कमी के कारण होता है? विकल्प सी सही होता है पोटेशियम की कमी के कारण। नेक्स्ट है, बच्चों को होने वाला बौनापन का रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए सही होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन बी मार्क कैंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचालित रोग नहीं है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही होता है टाइफस, ये फीवर है। क्यू बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? क्यू बुखार ऑप्शन सी सही होता है कॉक्सियला वर्नेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? रेडियस बोन ऑप्शन ए सही होता है कलाई में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मांसपेशीय कंकालीय प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? विकल्प ए सही हो जाता है गामा ग्लोब्यूलिन। अगला क्वेश्चन है, अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन बी सेवन के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए सही होता है एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है त्वचा को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के क्वेश्चन जीव विज्ञान के हो जाते हैं कंप्लीट। आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए है। आज का सवाल है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा था और आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया, आप लोगों ने अपनी एक तरीके से कह सकते हैं अपनी क्षमता का आकलन किया, तो कितने पानी में है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हमेशा की तरह फीडबैक आपका बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो कमेंट सेक्शन में दिया करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए, जो कि बहुत ही आप लोग का रिस्पॉन्ड बहुत ही कम आ रहा है, तो थोड़ा सा बढ़ाइए, शेयर करते रहिए और आप ही लोगों से उम्मीद है आप ही लोग जो करेंगे हो सकता है, तो करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए